नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 10 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें 2 प्रश्न साइंस से हैं, 1 प्रश्न हिस्ट्री से, 2 प्रश्न हिस्ट्री से है और कुछ प्रश्न इकोनॉमिक्स से हैं और कुछ प्रश्न 1-2 प्रश्न 2 प्रश्न ज्योग्राफी से हैं। लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न करेंट से रिलेटेड हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो भी करेंट की घटना है वो आपके कहीं ना कहीं कोर सब्जेक्ट से लिंक होते हैं। तो बस मैं उसी बात का ध्यान रख के, है ना, कि वर्तमान में घट रही घटनाओं या वर्तमान में चल रही जो डिबेट्स हैं, जो सकारात्मक डिबेट्स या एक प्रोग्रेसिव डिबेट्स जो भी चल रहे हैं, उनसे कुछ चीज़ें आपके कोर सब्जेक्ट से लिंक होते हैं। तो मैं उस प्रश्न को संदर्भित करने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं। हमेशा से मेरा ये ध्यान रहा है कि करंट पढ़ते समय आप लोग का अपना कोर सब्जेक्ट भी लिंक होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है? सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। तो और फिर दूसरा इसी में एक टेल क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको जो विकल्प दिए गए हैं उसमें कौन सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है और कौन नेचुरल पॉलीमर नहीं है। तो हम आपको विकल्प ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं और ई विकल्प। अब इसमें आपको पहला जो है, जिसमें जो पहला खंड, ये एक प्रश्न नहीं है, ये 2 प्रश्न है और इस तरह के पैटर्न पर आपको काम करना चाहिए। तो जिसमें एक ये वाला पार्ट जो होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा, वो आपको ये मैच करना होगा कि वो सिंथेटिक पॉलीमर से संबंधित है कि नहीं। तो सिंथेटिक पॉलीमर के लिए सिंथेटिक पॉलीमर में कौन कौन आ जाता है? संश्लेषित जो बहुलक है उसमें नायलॉन आता है, टेफ्लॉन आता है, बैकेलाइट आता है, टेरिलीन आता है। तो आप देखेंगे कि नायलॉन, टेफ्लॉन, बैकेलाइट या टेरिलीन में से कोई भी आपको जो संश्लेषित बहुलक का विकल्प है उसमें नहीं है। पहले में देखिए सेलुलोज है, फिर इसमें देखिए नायलॉन है, तो इसमें बी में है, ठीक है। सी में देखिए सेलुलोज है, तो सेलुलोज तो आपको नेचुरल पॉलीमर है, ठीक। अब आप देखेंगे कि पहला जो प्रश्न पूछ रहा है वो संश्लेषित बहुलक का पूछ रहा है। तो संश्लेषित बहुलक के हिसाब से देखेंगे तो बी और डी आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें फर्स्ट खंड में नायलॉन है। लेकिन बी और डी के विकल्प की खासियत है कि दोनों जो लिए गए हैं विकल्प, वो दोनों संश्लेषित बहुलक से ले लिए गए हैं। प्रश्न तो पूछ रहा है कि संश्लेषित और प्राकृतिक बहुलक बताना है आपको। तो नायलॉन भी आपको सिंथेटिक बहुलक ही है और बैकेलाइट भी आपका सिंथेटिक बहुलक ही है। फिर डी विकल्प में आएंगे तो नायलॉन भी आपका सिंथेटिक बहुलक है और टेरिलीन भी आपको सिंथेटिक बहुलक है। तो ये तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि इसमें आपको सिंथेटिक और नेचुरल दोनों पॉलीमर ढूंढना था। पहले में सिंथेटिक ढूंढना था, दूसरे में नेचुरल ढूंढना था, लेकिन दोनों के दोनों ये सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। अब आप ए और सी देख रहे हैं, तो ए में और सी में जो फर्स्ट खंड है वो सेलुलोज, ये तो नेचुरल बहुलक है, ये तो ऐसे ही कट गया। पहले खंड में तो हमको सिंथेटिक पॉलीमर चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो आपका जो क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चंस का आंसर वो हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा, यानी पहले क्वेश्चंस का उत्तर ई हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चंस पे हम आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी देखिएगा सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है और निम्न में से कौन सा एक जिंक का अयस्क नहीं है। तो इसमें से आपको जो विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, इस विकल्प में आपको पहले वाले खंड में मैग्नीशियम के अयस्क ढूंढने हैं और दूसरे वाले खंड में आपको जिंक के अयस्क ढूंढने हैं। तो इसके लिए अगर हम केवल मैग्नीशियम के अयस्क की पता कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि पहले वाले में हमको क्या ढूंढना है। तो मैग्नीशियम के जो अयस्क का नाम है वो मैग्नेसाइट है, एप्सोसाइट है, डोलामाइट है और कार्नेलाइट है। तो आप मैग्नेटाइट
तो ये तो मैग्नेटाइट है। मैग्नेसाइट होता है मैग्नीशियम का, मैग्नेसाइट होता मैग्नेसाइट होता है मैग्नीशियम का अयस्क। तो ये तो हुआ नहीं, तो मैग्नेटाइट है, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, फिर आप कार्नेलाइट को देखेंगे तो कार्नेलाइट है मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम का आपका अयस्क है। फिर एप्सोसाइट देखेंगे तो एप्सोसाइट भी मैग्नीशियम का अयस्क है। फिर हम डोलोमाइट देखेंगे तो डोलोमाइट भी मैग्नीशियम का अयस्क है। तो अगर मैग्नीशियम के अयस्क के हिसाब से देखें तो एप्सोसाइट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट यानी कि बी सी डी तीनों में पहला खंड में मैग्नीशियम है। लेकिन जब दूसरे खंड में हम आते हैं तो वहां जिंक का अयस्क पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो जिंक में तो जिंक ब्लेड, जिंकाइट और कैलामीन। तो हम देखेंगे कि इस तीनों में जिंक के अयस्क के नाम है कि नहीं है। तो इसमें प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है और निम्न में से कौन सा एक जिंक का अयस्क नहीं है। तो कार्नेलाइट, डोलोमाइट और एप्सोसाइट तो ये जिंक के ये मैग्नीशियम के अयस्क तो हैं ही, यह पूछ रहा है नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अब ले दे के बच गया आपका ए। तो ए में देखेंगे तो मैग्नीशियम का ये मैग्नेटाइट अयस्क नहीं है, और लेकिन जब आप जिंक के अयस्क की बात करेंगे तो एजूराइट जिंक का अयस्क नहीं है। ठीक है, तो ले दे के इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पूछ रहा है कि मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो मैग्नेटाइट मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, एजूराइट जिंक का अयस्क नहीं है, कॉपर का अयस्क है। तो इसलिए ए आंसर हो जाएगा, बाकी आंसर आपके नहीं होंगे, इसलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर ए लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर हम चलें तो तीसरा भी क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित है कि 1857 से पहले नागरिक विद्रोहों से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। देखिए 1857 से पहले विद्रोह की बात हो रही है, तो 1857 से पहले विद्रोह अभी देखिएगा चर्चा में काफी रहा। उड़ीसा की सरकार ने कहा कि 1857 से पहले हमारे यहाँ भी एक पाइका विद्रोह हुआ था, उसको पहला विद्रोह कहा जाए, स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाए, ऐसे कुछ डिमांड्स थे। लेकिन सरकार ने उस पर विचार करने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम एनसीईआरटी में रख देंगे माने पाठ्यक्रम के तौर पे। तो यहाँ देखें, चलिए वो तो अलग, देखिए कहीं ना कहीं आपके कोर क्वेश्चन से लिंक हो रहे हैं करंट की घटना। यहाँ भी देखिएगा तो मैग्नीशियम खूब चर्चा में रहा था कि है ना भाई, आपका वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है वगैरह वगैरह। नहीं तो जिंक खूब कोरोना काल में जिंक खाए हैं आप, है ना। अंडे की जर्ती बहुत खाए हैं ताकि आपके अंदर की जो इम्यूनिटी बिल्डअप हो सके। तो 1857 से पहले नागरिक विद्रोह से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। आप जितना भी विकल्प देख रहे हैं, ए कच्छ विद्रोह, बरेली विद्रोह, हाथरस विद्रोह और पायक विद्रोह, ये सब के सब 1857 से ही हुए हैं। लेकिन इसमें क्या देखना है, मैचिंग किसका सही है। तो आप देखेंगे 1857 से पहले जो ए विकल्प है कच्छ विद्रोह, ये दरअसल क्या है, जो कच्छ विद्रोह है वो आप देखेंगे तो ये कच्छ विद्रोह जो है दरअसल 1819 में हुआ है। कच्छ विद्रोह 1819 में। बरेली विद्रोह जो हुआ है ये 1816 में हुआ है, बरेली 1816 में। और हाथरस विद्रोह जो है, हाथरस वो हुआ है 1817 में। तो आपका तो ऐसे ही कट गया, मैचिंग सही नहीं है। नागरिक विद्रोह 1857 के ही सारे विद्रोह हैं, पहले के विद्रोह हैं, लेकिन मैचिंग सही नहीं है, इसलिए तो गया। लेकिन जो पायक विद्रोह है इसका मैचिंग सही है। पायक विद्रोह 1817 में उड़ीसा में के अंदर हुआ था, तो इसलिए तीसरा का आंसर डी ले लिया जाएगा। ठीक है, डी आंसर। और ये आपके प्रेडिक्शन क्लास के ही हिस्सा थे, हमको प्रेडिक्शन में यही पढ़ाना था, तो क्लास नहीं ले सके तो इसको मैंने वीडियो के तौर पे बना दिया है ताकि
और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में अगर आप जाते हैं तो इस प्रश्न को बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, दक्कन किसान के विद्रोह से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, दक्कन किसानों के विद्रोह, ये सामान्य कंपटीशन के लिए 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन बीपीएससी ने मैच करने के लिए पूछा है कि भाई बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और दक्कन किसानों के विद्रोह से संबंधित आप सही विकल्प का चयन करें। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह की आप बात करेंगे तो ये तो आपको मान लीजिए बारदोली सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये बारदोली सत्याग्रह जो है ये तो हुआ था आपको 1928 में, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था आपको 1918 में, और दक्कन किसानों का जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था आपका 1875 में। तो जिसमें जिस विकल्प में 1928, 1918 और 1875 होगा वही आंसर होगा ना। तो 1928, 1917, 1875, तो ये तो यहां पे मैच गड़बड़ा गया, तो ये गलत हो गया। नहीं, फिर बी में देखेंगे 1927 से शुरू हो रहा है, शुरू हमको बारदोली सत्याग्रह से होना चाहिए था, तो पहले बारदोली का, तो 1927, ये भी गलत हो गया, 1928 से शुरू होना चाहिए था। और यहां 1928 से शुरू हुआ है लेकिन खेड़ा सत्याग्रह का विकल्प क्या दे दिया है, गलत दे दिया है। सी देखिए, बारदोली सत्याग्रह का 1928 दिया है, खेड़ा सत्याग्रह का 1918 दिया है, दक्कन किसानों के विद्रोह का 1875 दिया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और दक्कन किसानों के विद्रोह से संबंधित जो सही विकल्प है वो सी है, 1928, 1918 और 1875। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम आए कि किसी सरकार के द्वारा किए जाने वाले विनिवेश का क्या अर्थ होता है, विनिवेश का, तो देखिए आज ये भी देख लीजिए, बारदोली सत्याग्रह, खड़ा सत्याग्रह और दक्कन किसानों का विद्रोह, ये भी लग रहा है कि हिस्ट्री से प्रश्न है, लेकिन कहीं ना कहीं करेंट की घटना को हम आपके कोर सब्जेक्ट से लिंक करके ये प्रश्न पूछे हैं। अभी किसानों की चर्चा, किसानों के विद्रोह की चर्चा, किसानों के बिल का वापस लेना काफी चर्चा में रहा, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पे आयोग ध्यान दे सकती है। इस कारण से आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस सेट किया हूं, ताकि आप इस पे और अपना एक व्यापक काम कर सके, चाहे तो, है ना। किसी सरकार द्वारा किए जाने वाले विनिवेश का क्या अर्थ होता है, विनिवेश, निवेश का उल्टा विनिवेश, इन्वेस्टमेंट का उल्टा डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट, अब विनिवेश और निवेश, तो यहां पूछ रहा है विनिवेश का अर्थ पूछ रहा है। अब हमको एक तो ठेठ में यह समझिए कि मान लीजिए कि हम किसी कंपनी में 100 रुपया लगाए हैं, 100 रुपया, ठीक। अब हम चाहते हैं कि 100 रुपया नहीं, हम इसमें से 20 रुपया विनिवेश करेंगे, 20 रुपया, यानी कि 100 रुपया में से हम 20 रुपया निकाल लेंगे, तो 80 रुपया हो गया। तो जो हमने 100 रुपया लगाया था, अब हम उसमें से 20 रुपया विनिवेश कर लिए, तो 80, तो 20 रुपया विनिवेश के, तो 20 रुपया आपको मिला ना, तो 20 रुपया का हम प्रयोग किसी अन्य क्षेत्र में करेंगे, किसी अन्य चीज के प्रबंधन में करेंगे। ठीक है। तो विनिवेश का अर्थ यह होता है कि सरकार अगर किसी कंपनी में अपना हिस्सा अगर रखी हुई है, मान लीजिए कि 70% किसी कंपनी में उसका हिस्सा है, तो वो विनिवेश में के तौर पे अपना कुछ हिस्सा बेच सकती है। मान लीजिए 70% में से 20% बेच दिया, तो 50% अपने पास रखेगी और 20% या तो शेयर के रूप में जारी कर देगी या फिर कंपनी को ही वो दे देगी। तो उससे जो पैसा आप सरकार को मिलेगा, उससे वो किसी अन्य योजनाओं पे उस पैसे का खर्च कर सकती है। ठीक है। तो विनिवेश का अर्थ ये होता है, आमतौर पे विनिवेश और निजीकरण लोग एक ही समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा बेसिक अंतर है। आमतौर पे जब कोई सरकार जब विनिवेश करती है, तो आमतौर पे आप उसे भी कहते हैं निजीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, निजीकरण। निजीकरण तो के तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं, निश्चित रूप से विनिवेश भी निजीकरण के तरफ बढ़ रहे कदम ही होते हैं। ठीक है। तो निजीकरण लेकिन और विनिवेश में अंतर है कि जब सरकार किसी सरकारी उपक्रम में विनिवेश करती है, ठीक है, तो जो पैसा उसका लगा हुआ है, मान लीजिए कि
70-80% मान लीजिए 100% शेयर है उसका सरकार का, तो उसमें मालिकाना और प्रबंधन सब सरकार के हाथ में होता है विनिवेश में, या फिर मालिकाना अपने पास रखेगी भले आपको प्रबंधन दे दे, ठीक है। लेकिन निजीकरण में क्या होता है कि निजीकरण में सरकार अपना 51% हिस्सा निजी कंपनी को बेच देती है, 49% अपने पास रखती है, या फिर 100% बेच देती है, ठीक है। इसमें भी आमतौर पे प्रबंधन निजी कंपनी को दिया जा सकता है और मालिकाना अपने पास सरकार रख सकती है, लेकिन टेक्निकली आप ये मान के चलिए कि निजीकरण में मालिकाना हक भी निजी कंपनी को दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन विनिवेश में ऐसा होने की संभावना नहीं है, ठीक है। या तो आप 100% शेयर बेच दीजिए, या फिर आप 49% रखिए और 51% बेच दीजिए। इस चीज को आप निजीकरण कहेंगे। विनिवेश का मतलब होता है कि कुछ हिस्सा, कुछ मात्रा में हम अपना हिस्सा शेयर के तौर पे जारी कर देते हैं, या फिर उसे हम बेच देते हैं। यानी जहां हमको 100 रुपया लगाए थे, अब वहां 100 रुपया ना लगा के हम अब 80 रुपया लगाएंगे, तो 20 रुपया का विनिवेश हो गया। उस 20 रुपया का हम किसी अन्य क्षेत्र में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी अन्य योजना में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और विनिवेश इसलिए भी किया जाता है कि उस जो कंपनी में हम घाटा में जा रहे हैं, उस घाटे को भी, दैनिक घाटे को भी कम किया जाए। इस कारण से कुछ विनिवेश बेच के, कुछ विनिवेश करके सरकार जो है उस कंपनी को प्रबंधन भी करना चाहती है, उसके दैनिक घाटे को कंट्रोल भी करना चाहती है, और आपको अपने भी फायदे के लिए उस जो पैसा बचता है वो पैसा अन्य योजनाओं पे खर्च करेगी, अपने राजकोषीय घाटा की भरपाई करेगी। तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और राजकोषीय घाटा तो हो ही रहा होगा, जिस देश में इतना बड़े लेवल पे वैक्सीन फ्री में मिल रहा है, अन्न फ्री में मिल रहा है, तो निश्चित रूप से राजकोषीय घाटा को भरपाई करने के लिए भी इस तरह की नीतियों को अपनाया जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं, हम आमतौर पे एक विनिवेश और निजीकरण पे थोड़ा लेक्चर दे दिया ताकि आगे क्वेश्चन बैक टू बैक इसी पे है, ठीक है। तो किसी सरकार द्वारा किए जाने वाले विनिवेश का अर्थ होता है सरकार से संबंधित कंपनी का बेहतर प्रबंधन करना चाहती है। सरकार संबंधित कंपनी का बेहतर प्रबंधन करना चाहती है ताकि हम उसके दैनिक नुकसान से बच सकें। तो ये सही है। किसी सरकार द्वारा किए जाने वाले विनिवेश का अर्थ होता है कि सरकार संबंधित कंपनी का बेहतर प्रबंधन करना चाहती है, ये भी सही है। बी कहता है कि सरकार विनिवेश से प्राप्त धन को, जो विनिवेश किया है, जहां उसको 100 रुपया लगाया था वहां 80 रुपया लगाया है, तो 20 रुपया बचा। तो जो विनिवेश से जो प्राप्त धन हुआ सरकार को, उसको वो दूसरी योजनाओं पर खर्च कर सकती है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। सरकार आम जनता यानी खुदरा निवेशकों को प्रबंधन में भागीदारी, ये गलत बात है। किसी को भी भागीदारी, आप शेयर ले लीजिएगा तो प्रबंधन में भागीदार हो जाइएगा, ये बात सही नहीं है, सी गलत हो जाएगा, ठीक है। सरकार विनिवेश से प्राप्त धन से राजकोषीय घाटा पूरा कर सकती है, ये भी सही है। अभी जो संक्षिप्त लेक्चर दिया उसमें मैंने इसको भी शामिल किया था। तो किसी सरकार द्वारा किए जाने वाले विनिवेश का अर्थ होता है, उसमें ए, बी और डी तीन सही है, ठीक है, और सी गलत है। तो इसमें ई उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक सही है, ठीक है, ई उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पे अर्थ नहीं होता है पूछ देता तो खाली सी उत्तर हो जाता है कि नहीं। ये क्वेश्चंस के, इस तरह के क्वेश्चंस के ट्रेंड हैं, और आगे बीपीएससी हमको लगता है कि ऐसे ट्रेंड को अपने एग्जाम में मेंटेन रखेगी 67वीं बीपीएससी के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरकार द्वारा किसी कंपनी में विनिवेश किया जा सकता है। देखिए बैक टू बैक विनिवेश पे क्वेश्चंस हैं। सरकार द्वारा किसी कंपनी में विनिवेश किया जा सकता है, तो सरकार द्वारा किसी कंपनी में विनिवेश किया जा सकता है केवल खुदरा निवेशकों के हाथों। ये केवल शब्द जहां आ गया वहां केवल मतलब कि वो फिक्स कर देता है कि केवल वो खुदरा निवेशकों के हाथों ही विनिवेश कर सकता है उस शेयर जारी करके। एक बार में केवल 10% तक, केवल, फिर यहां केवल 10% तक
वो किसी भी मात्रा तक विनिवेश कर सकता है, 10%, 20%, 30% विनिवेश कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल भारतीय कंपनी या बड़े निवेशकों को, तो केवल भारतीय कंपनी नहीं है, खुदरा निवेशकों को भी कर सकती है। तो केवल शब्द जहां आएगा वो सीमित कर देता है। इस कारण तो ये तो ऐसे ही ABC गलत हो गया। अब डी पे विचार करते हैं, किसी भी पात्र निवेशक को किसी भी सीमा तक, तो ये तो सही है, किसी भी सीमा तक कर सकती है विनिवेश। पात्र निवेशक का मतलब जो क्वालिफाइड जो इन्वेस्टर होते हैं, है ना, जो उस लायक हैं, उनको इन्वेस्ट कर सकती है। निश्चित रूप से सरकार द्वारा किसी कंपनी में भी निवेश किया जा सकता है, उसका उत्तर डी हो जाएगा, है ना। बाकी आंसर इसके गलत हो जाएंगे, इसलिए इसका उत्तर डी लिया जाएगा। 7वां क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार के उपक्रमों में विनिवेश की जिम्मेदारी किसकी है? विनिवेश की जिम्मेदारी कौन सी ऐसी संस्था या संगठन है जो विनिवेश की जिम्मेदारी लेती है? तो हमको लगता है कि इसमें ए विकल्प है डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बी विकल्प है डिपार्टमेंट ऑफ सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सी विकल्प है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। मेरे हिसाब से इसका उत्तर सी हो जाएगा। नहीं, आप लोग नाम बड़ी सुने होंगे दीपम दीपम करके, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है ये डिपार्टमेंट। तो आप इसका उत्तर सी लेंगे 7वां नंबर क्वेश्चंस का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आठ नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में वित्तीय हिस्सेदारी का पैटर्न निम्नांकित में से क्या है? विकल्प ए कहता है कि 100% हिस्सेदारी यानी कि 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। बी विकल्प कहता है कि केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% तथा डाकघर 35%। सी कहता है कि नहीं, 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। डी कहता है कि केंद्र सरकार 50 और राज्य सरकार 50। अब इन विकल्पों में तो उत्तर ए होगा, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो वित्तीय हिस्सेदारी है उसमें 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। अगर यहां पे केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जगह पे हम केवल आरआरबी कर देते तो उत्तर हो जाता बी। आरआरबी का जो पैटर्न है वो केंद्र 50, राज्य 15, डाकघर 35 ऐसे करके। लेकिन 8वां नंबर जो क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट, जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, की हिस्सेदारी माने का जो पैटर्न है वो क्या है, तो केंद्र सरकार उसमें 100% अपनी हिस्सेदारी देती है। तो ध्यान रखेंगे। अब 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपको सारे क्वेश्चंस तो अभी तक जो पढ़ाए, हिस्ट्री का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ये सारे क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट से ही जुड़े हैं। लेकिन आप ठीक से इसका सूक्ष्म अवलोकन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसकी समसामयिक दौर में काफी चर्चा में रहा। मैंने इन सभी चीजों को आपके कोर सब्जेक्ट से लिंक करके प्रश्न कर दिया। आगे भी क्वेश्चन देख लिया, आपको साफ लग रहा है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आपको ये भी देखने में लग रहा है कि करंट का भी क्वेश्चन है। जैसे आगालेगा आइलैंड कहां स्थित है? आगालेगा आइलैंड, तो पहला नंबर तो नाम ही थोड़ा सा लग रहा होगा कि कुछ नया टाइप का है। आगालेगा कहां से सर लेके आए हैं? तो आगालेगा आइलैंड कहां स्थित है, इसका कारण है आगालेगा लाने का। पहले नंबर तो आगालेगा आइलैंड हिंद महासागर में है, ठीक है। अब हिंद महासागर में डियागो गार्सिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव से फुर्सत तो मिलता नहीं है, नहीं, रीयूनियन से फुर्सत तो मिलता नहीं है। तो आगालेगा कहां से आके, तो आगालेगा जो मॉरिशस है, अभी प्रधानमंत्री मॉरिशस में काफी निवेश भी किए हैं। तो आप वहां देखेंगे कि
मॉरिशस का कहना है, कई सालों से आगालेगा को लेके है कि मॉरिशस से 1100 किलोमीटर उत्तर में आगालेगा आपको आइलैंड है। आप अगर चाहेंगे, हम अभी मैप पे भी दिखा देंगे, अगर आप चाहेंगे तो ऑक्सफोर्ड का जो 36वां एडिशन है उसमें पेज नंबर 104 में आप देखिएगा, मॉरिशस से ऊपर मैस्करेन बेसिन है, ठीक है, मैस्करेन बेसिन, जस्ट मैस्करेन बेसिन के ऊपर हल्का सा ऊपर देखिएगा, वहां पे आपको आगालेगा आइलैंड का इंफॉर्मेशन है आपके ऑक्सफोर्ड के स्कूल एटलस में 36वां एडिशन के पेज नंबर 104 में, ठीक है। तो मैस्करेन जो बेसिन है जस्ट उसके ऊपर, लेकिन आगालेगा मॉरिशस का हिस्सा है और मॉरिशस कहता है इंडिया को कि आप वहां चाहें तो होटल, रिजॉर्ट, चाहे तो आप सैन्य अड्डा भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। और हिंद महासागर में भारत को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आगालेगा आइलैंड का प्रस्ताव निश्चित रूप से मॉरिशस भारत को दे रहा है, ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की प्रस्तावित राजधानी नुसंतारा, यानी कि 2024 में हो सकता है कि इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा हो जाए। जिस इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है उस इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा हो जाए, इसलिए नुसंतारा को ध्यान रखेंगे। तो इंडोनेशिया की प्रस्तावित राजधानी नुसंतारा स्थित है जावा द्वीप पर, सुमात्रा द्वीप पर, बोर्नियो द्वीप पर, सुलावेसी द्वीप पर। तो ठेठ में माने एकदम डायरेक्ट जाए तो आंसर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप पर। इंडोनेशिया का ही पार्ट बोर्नियो द्वीप पर, इंडोनेशिया का ही पार्ट बोर्नियो द्वीप पर नुसंतारा आइलैंड, नुसंतारा एक जगह है कालीमंतान क्षेत्र की जो पूर्वी क्षेत्र है वहीं पे नुसंतारा है। अभी तो मैप पे हो सकता है कि आमतौर पे मिले नहीं आपको, लेकिन राजधानी बनने के बाद तो नए जो भी एटलस आएंगे वहां पर जरूर नुसंतारा को इंडिकेट किया जाएगा। तो नुसंतारा किस आइलैंड पे है, तो बोर्नियो द्वीप पर है। इंडोनेशिया की प्रस्तावित राजधानी है, 2024 से हो सकता है कि नुसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी हो, फिलहाल अभी जकार्ता ही है। तो हम इसको मैप पे देखने का प्रयास करते हैं। यह अंतिम क्वेश्चन था, 10वां नंबर क्वेश्चन। मैप पे चलते हैं। अब पहले तो आप वो देख लीजिए, जो आगालेगा आइलैंड है, ठीक है। तो ये देखिए आप यहां पे ये मॉरिशस वाला एरिया है, यहां पे आपको मैस्करेन बेसिन मिलेगा, इस एरिया में मैस्करेन बेसिन, बस इसी पोजीशन पे आपको कहीं आपको मिल जाएगा आगालेगा आइलैंड, ठीक है। तो पेज नंबर 104 में ढूंढिएगा इंडियन ओशियन के अंदर तो मिल जाएगा। पेज नंबर 104 में 36वां एडिशन में आप जाके ऑक्सफोर्ड के एटलस में आप चाहें तो मैपिंग कर सकते हैं। तो अपना एक वर्क अपना जरूर दीजिए। हम इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, देखिए ये आपके सामने इंडोनेशिया है, ठीक है। और इंडोनेशिया का ये आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया का ये सुमात्रा है, ये जावा है, और वर्तमान में जावा आइलैंड पे ही इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इंडोनेशिया की राजधानी जो प्रस्तावित है वो किस आइलैंड पे है, तो वो बोर्नियो आइलैंड पे। ये आप जो पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं, हम ये थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन कर दें, ये पूरा बोर्नियो ही है। और ये जो पूरा कालीमंतान बेल्ट और आपका जो कालीमंतान का जो पूर्वी क्षेत्र है
लगभग इस पोजीशन पे आपको मिलेगा नुसंतारा। तो नुसंतारा इंडोनेशिया के बोर्नियो आइलैंड पर स्थित है, जो इंडोनेशिया की प्रस्तावित राजधानी है। ये बिल्कुल हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन है आप इंडोनेशिया पे जाके अपना एक सेल्फ वर्क कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बातों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ होता है तो जरूर लेकर आते हैं, ठीक है। इस पर एक्सरसाइज कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस पैटर्न को फॉलो कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी 67वीं बीपीएससी आसान हो सके आपके लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।